Hello everyone, welcome to my channel Ankylosing Spondylitis Beyond the Pain। दोस्तों, क्या आप भी इस एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जटिल बीमारी से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका सही इलाज क्या है? कौन से ट्रिगर आपकी बीमारी को बदतर बना सकते हैं? क्या इस बीमारी से राहत या ठीक हो पाना संभव है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मैंने इसे इस बीमारी से जुड़े सभी सवाल और भरम दूर करने के लिए बनाया है, ताकि आप सभी सही फैसला ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मुझे पता है कि इस वीडियो को अपलोड करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। इस चैनल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना था। आप में से कई लोग एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज, लक्षण और सबसे अच्छे डाइट प्लान के बारे में पूछ रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस वीडियो को और भी आगे टालने की योजना बनाई थी, ताकि मैं कुछ ठोस सबूत इकट्ठा कर सकूं जो मोटिवेशन और होप दे सके। हालांकि हाल ही में एक घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक साथी मरीज जिसकी उम्र लगभग 33 साल थी, उसने अपनी जान ले ली। उसने एक सफल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से में समस्या शुरू हो गई, जिसके कारण वह गहरे डिप्रेशन में चला गया। उसने हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी, जो शुरू में ठीक रही, लेकिन बाद में दूसरी हिप में समस्या होने लगी, जिससे वह निराशा में चला गया। मुझे लगता है कि वह शायद उम्मीद कर रहा था कि सर्जरी से उसकी समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हम मरीजों को यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी इलाज के फ़ायदे और सीमाएं क्या हैं। ऐसा करने से हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने यह वीडियो बनाया है, उन सभी उलझनों को दूर करने के लिए जिनका सामना मरीज करते हैं। मैं इस वीडियो में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एएस के बारे में बात करूंगा, लेकिन यह जानकारी सोरियासिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और रिएक्टिव आर्थराइटिस जैसी स्थितियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि ये सभी HLA-BT7 जीन से जुड़ी हुई हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और अन्य जटिल ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह वीडियो रोग की प्रगति और प्रबंधन को समझने में मदद करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि एएस, आरए, सोरायसिस या किसी अन्य जटिल ऑटोइम्यून रोग से जूझ रहे मरीजों में डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार आम हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अक्सर अपने आप की तुलना अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से करते हैं, जो जिंदगी का आनंद लेते दिखते हैं, जबकि हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? और यह आत्म आरोप और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मरीज दो प्रकार के होते हैं, कुछ वो जो हमेशा अपनी बीमारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। वे नई चीज़ें आजमाने से डरते हैं, या अगर कोई इलाज काम नहीं करता तो हार मान लेते हैं। वहीं कुछ मरीज सकारात्मक रहते हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और लगातार समाधान और इलाज की खोज में रहते हैं। दूसरे प्रकार के मरीजों का जीवन बेहतर होता है और उनकी सुधार की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि वे सक्रिय रूप से समाधान की खोज करते हैं। अंततः यह आपका निर्णय है कि आप कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। कई एएस मरीज भविष्य को लेकर बहुत चिंता करते हैं। 20-30 साल बाद मेरी स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, लेकिन यह कौन गारंटी दे सकता है कि आप इतने साल तक जीवित रहेंगे भी? अनिश्चित भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद करना सही नहीं है। इसलिए मेरा संदेश है, सकारात्मक रहें, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी जुटाएं और उम्मीद बनाए रखें। जहां तक मेरी सेहत का सवाल है, तो सौभाग्य से मेरी स्थिति स्थिर है। कभी कभी मुझे लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि डाइट, लंबे समय तक बैठने या एयर कंडीशनिंग के कारण, लेकिन थोड़ी देखभाल से वे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। हालांकि मैं पहले की तुलना में अपने रूटीन को कम सख्ती से फॉलो करता हूं, लेकिन मैं इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे वो दर्द याद है जो मैंने झेला था। मैंने पिछले 9-10 महीनों से कोई दवा नहीं ली, फिर भी डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज का पालन कर रहा हूँ।
मैं लक्षण मुक्त जीवन जी रहा हूं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे और मैं समझाऊंगा कि ऑटो इम्यून कंडीशन क्यों होती है। हम स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रिगर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्यून सिस्टम को असामान्य रूप से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद मैं उपलब्ध इलाज के विकल्पों और सबसे अच्छे इलाज के बारे में बताऊंगा। अंत में डाइट और एक्सरसाइज से जुड़ी आम समस्याओं और सवालों का जवाब दूंगा। आइए पहले इम्यून सिस्टम को समझने से शुरुआत करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? मूल रूप से इम्यून सिस्टम अंगों का एक नेटवर्क है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। जब हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इम्यून सिस्टम इन्हें विदेशी पहचान कर एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है ताकि इन्हें खत्म किया जा सके। इम्यून सिस्टम के काम करने का एक सरल उदाहरण मच्छर का काटना है। जब मच्छर काटता है तो आप उस स्थान पर कुछ समय के लिए सूजन देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर खून चूसते समय अपनी लार के माध्यम से हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया छोड़ता है। इन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और कुछ रासायनिक पदार्थ छोड़ता है जिससे उस स्थान पर अस्थायी सूजन होती है। अब मैं इम्यून सिस्टम के कुछ प्रमुख हिस्सों और उनके कार्यों को समझाता हूं। मैं इसका एक बुनियादी अवलोकन दूंगा क्योंकि गहरे विवरण में जाने से बहुत समय लग सकता है। यहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इम्यून सिस्टम के घटकों को समझें ताकि आप ऑटोइम्यून बीमारियों को बेहतर समझ सकें। पहले हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्हाइट ब्लड सेल्स हड्डियों के मज्जा द्वारा बनाई जाती हैं, जो हमारे हड्डियों के अंदर एक स्पंजी ऊतक होता है। ये कोशिकाएं पूरे शरीर में घूमती हैं और बैक्टीरिया और वायरस जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को खोजती हैं। जब वे इन विदेशी तत्वों से मिलती हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स इन पर हमला करती हैं। एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम के सही कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इम्यून सिस्टम विदेशी तत्वों से लड़ने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें शरीर में फैली नलियां होती हैं जो मुख्य रूप से तरल पदार्थों के स्तर को नियंत्रित करती हैं और कैंसर कोशिकाओं और बैक्टीरिया से निपटती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल होती हैं। स्प्लीन एक और महत्वपूर्ण अंग है जो विदेशी तत्वों को हटाता है और पुराने या क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है, जबकि रक्षा कोशिकाओं को जमा करता है। इसके अलावा बोन मैरो, जो हमारे हड्डियों के अंदर स्पंजी ऊतक होता है, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ले जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो संक्रमण से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती हैं, उत्पन्न करता है। अंत में थाइमस है जहां विभिन्न प्रकार की टी कोशिकाएं विकसित होती हैं। टी कोशिकाएं सफेद रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। अब आइए ऑटो इम्यून बीमारियों पर चर्चा करते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है और इसे ऑटो इम्यून क्यों कहा जाता है? किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी का एकमात्र कारण इम्यून सिस्टम का असामान्य व्यवहार है। सरल शब्दों में, इम्यून सिस्टम सामान्य रूप से काम नहीं करता। इसका सामान्य कार्य विदेशी तत्वों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को पहचानना और उन्हें खत्म करना होता है। हालांकि ऑटो इम्यून बीमारियों में इम्यून सिस्टम सामान्य तरीके से काम नहीं करता। यह आक्रमणकारियों को खत्म करने के बजाय गलती से शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर हमला करता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है और वर्तमान में लगभग 80 प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां पहचानी गई हैं। आइए कुछ सामान्य ऑटो इम्यून बीमारियों पर चर्चा करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है जो जोड़ों की परतों पर हमला करते हैं, जिससे सूजन, फूलन और दर्द होता है। सोरायसिस एक अन्य ऑटो इम्यून बीमारी है। यह एक त्वचा विकार है जिसमें अत्यधिक सक्रिय इम्यून सिस्टम त्वचा कोशिकाओं को तेजी से उत्पन्न करता है,
जिससे त्वचा पर एक चांदी जैसी परत बन जाती है। अन्य सामान्य ऑटोइम्यून बीमारियों में सीलिएक डिजीज, डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और लूपस शामिल हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का निदान आमतौर पर HLA-B27, PCR, CRP, MRI या एक्सरे द्वारा किया जाता है। HLA-B27 परीक्षण को आदर्श रूप से PCR पद्धति से किया जाना चाहिए क्योंकि यह अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक सटीक है। व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन से मैंने पाया है कि कभी-कभी फ्लो पद्धति से निगेटिव परिणाम मिलते हैं, जबकि HLA-B27 सकारात्मक होता है, जिससे निदान में कठिनाई होती है। हालांकि कुछ मामलों में HLA-B27 निगेटिव हो सकता है, फिर भी बीमारी मौजूद हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम इस तरह के परीक्षण के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो हमें एक सटीक परिणाम मिलना चाहिए। बीमारी के प्रारंभिक चरणों में MRI और एक्स-रे रिपोर्ट सामान्य परिणाम दिखा सकते हैं, क्योंकि इन प्रारंभिक चरणों में विकृति इतनी गंभीर नहीं होती कि इन इमेजिंग परीक्षणों में पता चल सके। इसलिए कई मरीज प्रारंभिक चरणों में सामान्य MRI परिणामों की रिपोर्ट करते हैं। फिर भी SR और CRP रिपोर्ट्स सामान्य आ सकती हैं, जिससे निदान और कठिन हो जाता है। हालांकि एक अनुभवी र्यूमेटोलॉजिस्ट की मदद से सटीक निदान किया जा सकता है। अब आइए ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज पर बात करते हैं। क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या अन्य ऑटोइम्यून स्थितियों का इलाज किया जा सकता है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों है। मुझे इसका कारण समझाने दीजिए। जब आप ऑटोइम्यून बीमारी के इलाज के बारे में खोजते हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि इसे केवल उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि चिकित्सा विज्ञान ये समझता है कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है या असामान्य व्यवहार करता है। हालांकि यह अब तक यह नहीं जान पाया है कि इम्यून सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक कारण नहीं पता चलता, हम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते।